नमस्कार आप सभी को। दैनिक करंट अफेयर्स के सेशन में स्वागत है आप सभी का। आज का हमारा टॉपिक है, पहला टॉपिक जो आज हम लेकर के चल रहे हैं, पहला टॉपिक हमारा आता है इंटरनेशनल ईयर ऑफ। सबसे पहली बात आती है कि वर्ष 2024 को जो यूनाइटेड नेशन है वो किस रूप में मना रहा है। वर्ष 2024 को यूनाइटेड नेशन किस रूप में मना रहा है, तो यहाँ पे बात आती है कि यूनाइटेड नेशन जो है वर्ष 2024 को जो मना रहा है वो मना रहा है इंटरनेशनल ईयर ऑफ कैमेलिड्स। इंटरनेशनल ईयर ऑफ कैमेलिड्स, CAMELIDS। कैमेलिड्स क्या होता है? कैमेलिड्स के अंतर्गत कई सारे जानवर आते हैं, जैसे कैमल आता है, ऊँट आता है, लामा आता है, ठीक है, और एक जानवर होता है एपाकस, वो आता है। तो इस तरह से ऊंट सदृश दिखने वाले जो जानवर होते हैं उनको हम बोलते हैं कैमेलिड्स। तो इंटरनेशनल ईयर ऑफ कैमेलिड्स के रूप में यूनाइटेड नेशन वर्ष 2024 को मनाने जा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो जानवर हैं, कैमेलिड्स के अंतर्गत जो जानवर आते हैं, इनकी एक महत्वपूर्ण भूमिका है वैश्विक स्तर पर, ठीक है। तो उसको याद करने के लिए, उसको संदर्भित करने के लिए यूनाइटेड नेशन वर्ष 2024 को इस रूप में मना रहा है। आपको पता होगा यूनाइटेड नेशन ने वर्ष 2024 को ईयर ऑफ मिलेट्स के रूप में मनाया था। ईयर ऑफ मिलेट्स के रूप में मनाया था, ये भी आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे मैं आपको और बता दूं कि वर्ष 2026 को ये किस रूप में मनाएंगे, तो वर्ष 2026 को ये इंटरनेशनल ईयर ऑफ रेंज लैंड्स एंड पोस्टोलिट्स के नाम से मनाएंगे। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ से कुछ चीज़ें मैं और लिंक करके आपको बता दूं। जैसे जब हमने बताया मिलेट्स की बात कि 2023 को हमने ईयर ऑफ मिलेट्स के रूप में मनाया, यूनाइटेड नेशन ने इसको ईयर ऑफ मिलेट्स के रूप में मनाया, तो आपको बता दें कि मिलेट्स सीड्स ऑफ चेंज, मिलेट्स सीड ऑफ चेंज नामक एक डिजिटल प्रदर्शनी का भी हाल ही में आयोजन किया गया था। और मिलेट्स सीड ऑफ चेंज नामक जो डिजिटल प्रदर्शनी थी, इसका आयोजन गूगल आर्ट और कल्चर, गूगल आर्ट एंड कल्चर प्लस कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा मिलकर किया गया। तो याद रखना है, एक डिजिटल प्रदर्शनी जिसका नाम था मिलेट्स सीड ऑफ चेंज, उसको एक आप कह सकते हो कि जो डिजिटल प्रदर्शनी थी उसका आयोजन गूगल आर्ट्स एवं कल्चर, साथ में इसके कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने मिलकर बनाया। इससे हो गया क्या? मिलेट्स सीड ऑफ चेंज से इससे हो गया क्या? आप जानते हैं कि इसमें होगा क्या कि भारत में मिलेट्स का या इसको श्री अन्न के नाम से भी जाना जाता है, हिंदी में मिलेट्स को बोलते हैं श्री अन्न। तो भारत में मिलेट्स की जो जर्नी है, मिलेट्स की जो यात्रा है, श्री अन्न की जो यात्रा है, उसका पूरा इतिहास यहाँ पे दिखाया जाएगा। अब बात आती है गूगल आर्ट क्या है जो ये आयोजन करा रहा है। तो गूगल आर्ट, याद रखिएगा, गूगल का एक विभाग है जो हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस के लिए कार्य करता है। पहले इसको गूगल आर्ट प्रोजेक्ट के नाम से जानते थे, लेकिन अब इसका नाम हो गया है गूगल आर्ट एवं कल्चर। ये आपको याद रखने की जरूरत है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला आता है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं एग्रीकल्चर की, तो आपको एक चीज़ और बता दूं कि अभी हाल ही में 1000 जो केंद्रीय विद्यालय हैं, इन केंद्रीय विद्यालयों में सॉइल लैब की खोलने की बात की गई है। सॉइल लैब खोलने की बात की गई है, जिससे बच्चे मिट्टी के नमूनों को टेस्ट करेंगे और सॉइल हेल्थ कार्ड के बारे में बनाएंगे, सॉइल हेल्थ कार्ड के बारे में जानेंगे। तो याद रखिएगा कि 1000 केंद्रीय विद्यालय हैं जहाँ पे सॉइल लैब की स्थापना की जा रही है। अब बात आती है दूसरे टॉपिक में एक शहर की, और इस शहर का जो नाम है वो है हुयारू, ठीक है, हुयारू नामक एक शहर है, ठीक है। ये चर्चा में है, क्यों? क्योंकि ये जो शहर है ये $665 मिलियन खर्च कर रहा है। ये शहर जो है इस पे $665 मिलियन का खर्च हो रहा है। क्यों खर्च हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे इस शहर में चीन जो है वो एशिया का पहला 4th जनरेशन सिंक्रोट्रॉन
इंडियाज फर्स्ट फोर्थ जनरेशन सिंक्रोट्रॉन लाइट सोर्स बना रहा है। तो याद रखिएगा, ये जो हुयारू नामक शहर था, यहाँ पे 665 मिलियन डॉलर खर्च करके चीन जो है वो फर्स्ट फोर्थ जनरेशन सिंक्रोट्रॉन लाइट सोर्स बना रहा है। और इसका नाम इन्होंने क्या रखा है? इसका नाम इन्होंने रखा है HEPS, या इसी को बोलते हैं हाई एनर्जी फोटोन सोर्स, हाई एनर्जी फोटोन सोर्स। अब जब हम बात करते हैं सिंक्रोट्रॉन लाइट सोर्स की, तो यहाँ पे दो चीज़ें होती हैं। पहला होता है मैग्नेटिक फील्ड, और जो मैग्नेटिक फील्ड होती है ये कणों को सर्कुलेट कराने में मदद करती है। और दूसरी होती है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करती है? इलेक्ट्रिक फील्ड की यदि हम बात करें तो ये कणों की स्पीड को जो है वो नियंत्रित करती है। तो ये दोनों चीज़ें आपको याद रखने की ज़रूरत है, ठीक है। अब इसके साथ साथ आपको बता दें कि चीन का एयरक्राफ्ट कैरियर, चीन की जब हम बात कर रहे हैं तो आपको पता होगा चीन के पास अब 3 एयरक्राफ्ट कैरियर हो गए हैं, 3 एयरक्राफ्ट कैरियर हो गए हैं। और जो एयरक्राफ्ट कैरियर तीसरा था, इसका नाम था फुजियान नामक तीसरा जो एयरक्राफ्ट इनका कैरियर था, यह आपको पता होना चाहिए। और यहाँ पे एक चीज़ मैं और बता दूं भारत के बारे में कि भारत के पास अभी 2 ही एयरक्राफ्ट कैरियर हैं। पहले का नाम है विक्रमादित्य, और दूसरे एयरक्राफ्ट कैरियर का नाम है विक्रांत। दूसरे एयरक्राफ्ट कैरियर का नाम क्या है? विक्रांत। और विक्रमादित्य को हमने रूस से खरीदा था और विक्रांत को हमने कोचीन शिपयार्ड में निर्मित किया है, कोचीन शिपयार्ड में हमने इसको बनाया है। तो ये दोनों चीज़ें आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये सब जो प्रश्न हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, और यहाँ से लगातार प्रश्न बनते हैं, इसलिए आपको ये चीज़ें याद रखनी हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे। और अगला जो आपका टॉपिक आता है वो आता है, अगला जो टॉपिक हम देखेंगे उससे पहले एक फैक्ट और देख लेते हैं। अभी हाल ही में आया था कि भारत का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर कौन है? भारत का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर कौन है? तो भारत का जो सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है, फाइनेंशियल ईयर 2024 की जब हम बात करते हैं तो भारत का जो सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है, पहला तो है चीन के साथ जो हमारा व्यापार है वो 118.4 बिलियन डॉलर का है। दूसरा जो हमारा ट्रेडिंग पार्टनर है वो है यूएसए के साथ जो हमारा व्यापार है वो 118.3 बिलियन डॉलर का है। तीसरा हमारा जो ट्रेडिंग पार्टनर है वो है यूएई, और चौथा हमारा जो ट्रेडिंग पार्टनर है वो है रसिया। तो हमारे सबसे ज़्यादा व्यापार जो हो रहे हैं वो 2 देशों के साथ हो रहे हैं, एक चीन है और एक यूएसए है। ये दोनों आपको याद रखने की ज़रूरत है, ठीक है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि एक थॉमस कप होता है, और थॉमस कप जो है विशेष रूप से याद रखिएगा ये बैडमिंटन का कप होता है। थॉमस कप बैडमिंटन का होता है, और यहाँ पे जो विनर रहा है थॉमस कप का वो रहा है चाइना ने इंडोनेशिया को हराकर ये खिताब जीता है मेंस कैटेगरी में। और वहीं दूसरी तरफ एक कप होता है उबर कप की बात करें, ये भी बैडमिंटन का ही कप है, वोमेंस का है, और यहाँ पे चाइना ने जो है इंडोनेशिया को हराया। तो कहने का मतलब है उबर कप महिलाओं की कैटेगरी में चाइना ने जीता और थॉमस कप पुरुषों की कैटेगरी में चाइना ने जीता, और दोनों जगहों पर चाइना ने इंडोनेशिया को पराजित किया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक यूनिवर्सिटी की रैंकिंग आई है, बहुत सारी रैंकिंग मैंने बताया, एक यहाँ पे और रैंकिंग है जिसको बोलते हैं सेंटर फॉर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024। सेंटर फॉर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 पूरी दुनिया में जो बेस्ट यूनिवर्सिटी है यदि हम बात करें तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जो है वो पूरी दुनिया में टॉप पे है, ये आपको याद रखने की ज़रूरत है। भारत की बात करें तो हमने आपको बताया था कि
अहमदाबाद जो था वो हमारा टॉप पे था, लेकिन वैश्विक स्तर पर जो इसकी रैंकिंग थी वो 410वें रैंक पे ये था। और ये भी मैंने आपको बताया था कि 20,966 जो यूनिवर्सिटी हैं उनको इसमें शामिल किया गया था। ये आपको याद रखने की ज़रूरत है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला बात आता है प्रोजेक्ट भीष्म की। प्रोजेक्ट भीष्म की प्रोजेक्ट भीष्म की जब हम बात करते हैं, इसका फुल फॉर्म है भारत हेल्थ इनिशिएटिव फॉर सहयोग, याद रखिएगा, सहयोग और मैत्री। तो प्रोजेक्ट भीष्म की जब हम बात करते हैं तो ये आरोग्य मैत्री का हिस्सा है। पहली चीज़, आरोग्य मैत्री का है ये हिस्सा है, ये आपको पता होना चाहिए। और इंडियन नेवी और डीआरडीओ द्वारा इसको शुरू किया गया है। किसके द्वारा शुरू किया गया? इंडियन नेवी और डीआरडीओ द्वारा इसको शुरू किया गया है, ये आपको पता होना चाहिए प्रोजेक्ट भीष्म के बारे में। और यह भी याद रखना है इसका उद्देश्य क्या है। इसका उद्देश्य है भारत में वर्ल्ड क्लास डिजास्टर हॉस्पिटल बनाना इसका उद्देश्य है। तो प्रोजेक्ट भीष्म क्या है? आरोग्य मैत्री का हिस्सा है। इंडियन नेवी प्लस डीआरडीओ की एक ज्वाइंट मुहिम है, ज्वाइंट वेंचर है, जिसमें भारत में वर्ल्ड क्लास डिजास्टर हॉस्पिटल बनाने को लेकर के प्रयास किया जा रहा है, ये आपको पता होना चाहिए। अब बात आती है इंडियन एयरफोर्स की। तो आपको बता दें कि इंडियन एयरफोर्स के बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि अभी हाल ही में इन्होंने रामपेच नामक एक मिसाइल का परीक्षण किया, जो एयर टू सरफेस मिसाइल है। ये भी आपको याद रखने की ज़रूरत है। 250 किलोमीटर इसकी मारक क्षमता है। ठीक है, जैसे हमने देखा प्रोजेक्ट भीष्म, तो यहीं पे आपको याद आना चाहिए भीष्म क्यूब के बारे में। भीष्म क्यूब के बारे में, भीष्म क्यूब की जब हम बात करते हैं तो आपको बता दें कि भीष्म क्यूब जो है वो मोबाइल हॉस्पिटल है। क्या है? मोबाइल हॉस्पिटल। भीष्म क्यूब क्या है? मोबाइल हॉस्पिटल है, चलता फिरता अस्पताल है। वायुसेना ने पहली बार आगरा यूपी में इसका परीक्षण किया। चलता फिरता अस्पताल है भीष्म क्यूब, और वायुसेना ने इसका परीक्षण पहली बार उत्तर प्रदेश के आगरा से किया। इसमें 72 क्यूब हैं, 72 क्यूब हैं, जिन्हें मिलाकर एक अस्पताल, ऑपरेशन थिएटर, मिनी आईसीयू बनाया जाता है। और इसे आरोग्य मैत्री एड क्यूब भी कहते हैं, आरोग्य मैत्री एड क्यूब भी कहते हैं। और पहला अस्पताल जो इस तरह का बनाया गया, ये गुरुग्राम में बनाया गया। गुरुग्राम कहाँ पे है? हरियाणा में है। और यहाँ पर भी इंडियन नेवी और डीआरडीओ ने इसको तैयार किया। 200 मरीजों का यहाँ पे इलाज हो सकता है। तो भीष्म क्या है? सिर्फ इतना याद रखिएगा कि एक अस्पताल बनाने को लेकर के ये प्रोजेक्ट है, ये आपको याद रखने की ज़रूरत है, विशेष रूप से डिजास्टर के समय में, कम समय में जिसको हम तैयार कर सकें और कहीं भी तैयार कर सकें। ठीक है, अब बात आती है मिनीमाता कन्वेंशन की। मिनीमाता कन्वेंशन की जब बात करते हैं तो आपको पता होगा मिनीमाता कन्वेंशन विशेष रूप से पारे के उपयोग को रोकने के लिए है। और जापान का एक शहर है मिनीमाता, जहाँ पे ये समझौता हुआ था, और इसी को लेकर के मिनीमाता कन्वेंशन इसका नाम दिया गया। जापान के इस शहर में मरकरी पॉइजनिंग हुई थी। ठीक, मरकरी पॉइजनिंग हुई थी, और मरकरी पॉइजनिंग के कारण जो मछलियाँ थी वो बहुत बड़ी संख्या में मर गई थी, जिसके बाद से पारे के उपयोग पे रोक लगाने को लेकर के काम किया गया। कॉप 6 जो इसका हुआ 2025 में, वो जेनेवा में होगा। और अभी हाल ही में कॉप 5 2023 में संपन्न हुआ था, वो भी जेनेवा में संपन्न हुआ था मिनीमाता कन्वेंशन का। पारे की यदि हम बात करें तो हम पारे का उपयोग कहाँ करते हैं? थर्मामीटर में करते हैं। ठीक, थर्मामीटर के साथ साथ बीपी नापने वाली जो मशीन होती है, जिसको हम स्पाइग्नो मोनोमीटर बोलते हैं, वहाँ पे हम करते हैं। तो कहने का मतलब है कि इसमें भारत सरकार एक काम करने जा रही है, भारत सरकार एक इसमें पहल करने जा रही है कि जो पारायुक्त मशीनें हैं उनका उपयोग हमें प्रतिवर्ष 20% कम करना है। पारायुक्त मशीनों का जो यूज है प्रतिवर्ष हमें 20% कम करना है, और इसको लेकर भारत एक वैश्विक पहल में शामिल हुआ है, जिसका उद्देश्य चिकित्सा उपकरणों से पारा को खत्म करना है।
कैसे खत्म करना है? 20% प्रति वर्ष खत्म करना है, ये भारत सरकार का लक्ष्य है। और भारत सरकार इस पहल में जो शामिल हुआ है, इसमें 4 अन्य देश भी शामिल हैं और 4 देशों ने मिलकर 134 मिलियन डॉलर का यहाँ पे फंड तैयार किया है। इसमें पहला देश आता है बुर्किना फासो, अफ्रीका का देश है, बुर्किना फासो इसमें आता है। दूसरा देश इसमें आता है युगांडा, तीसरा देश इसमें आता है तंजानिया, और चौथा देश इसमें आता है तीसरा देश इसमें आता है मोंटेनीग्रो, और चौथा देश आता है अल्बानिया। तो बुर्किना फासो, युगांडा, मोंटेनीग्रो और अल्बानिया, ये 4 देश इसमें आते हैं भारत के अलावा। और 4 देशों ने मिलकर 134 मिलियन डॉलर का फंड बनाया है, जिसका उद्देश्य है कि पारा युक्त जो मशीनें हैं उनके यूज को प्रत्येक वर्ष 20% हमें कम करना है। तो इसी संदर्भ में मैंने आपको मिनीमाता कन्वेंशन भी बता दिया कि इसका संबंध पारे के उपयोग से है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली बात आती है प्रोजेक्ट अस्त्र की। प्रोजेक्ट अस्त्र की जब बात करते हैं तो ये नया मल्टी मॉडल AI एजेंट है, ये आपको पता होना चाहिए। किसका है? गूगल का है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और आपको बता दें कि ये टेक्स्ट हो गया, ऑडियो हो गया, वीडियो हो गया, ये जो इनपुट है इनका रियल टाइम जो इनपुट है ये देगा। तो याद रखना है प्रोजेक्ट अस्त्र किसका है, सिर्फ इतना याद रखना है कि गूगल का है। ठीक है, अब एक चीज़ और याद रखना है, एक आम की नई प्रजाति है जो खोजी गई जिसका नाम है चिंता आम। तो चिंता आम के बारे में सिर्फ इतना याद रखना है कि चिंता आम नामक जो आम की नई किस्म है ये संबंधित कहाँ से है? ये शहीद द्वीप से संबंधित। शहीद द्वीप कहाँ पे है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पड़ता है, जहाँ पे इस प्रजाति को उगाया गया है। और इसका जो कलर होता है वो होता है पर्पल। जब ये कच्चा रहता है तो इसका कलर होता है पर्पल, और जब ये पक जाता है तब इसका कलर सामान्य आम की तरीके से हो जाता है। तो चिंता आम नई प्रजाति कहाँ पे उगाई गई है? शहीद द्वीप अंडमान निकोबार द्वीप समूह में उगाई गई है। इतना आपको याद रखने की जरूरत है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए इसी प्रकार हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।